जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी जीडी की इस स्पेशल क्लास में, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के प्रश्न देखते हैं जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए संभावित है। ठीक, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अविनाश द एजुकेटर, आप सर्च कीजिएगा तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसमें रोज शाम 6:30 बजे डेली क्यूज होता है जीके का। ठीक, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़िए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। 8वां एपिसोड है, इससे पहले 7 एपिसोड और आ चुके हैं, तो अगर उनको आप नहीं देखे हो तो जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। एसएससी जीडी स्पेशल का एक बना होगा एसएससी जीडी का, आप उसको सभी को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी उमेश चंद्र बनर्जी और डी सरोजनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में किया था। कहाँ? तो बेलगांव में किया था। आप जानते होंगे, एकमात्र अधिवेशन जो जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। ठीक, उमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये फर्स्ट थे, पहले जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और सरोजनी नायडू की बात करें तो 1925 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था। तो इन सभी बातों को आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी गोपाल कृष्ण गोखले। इन आंसर के अलावा बाकी जितने भी चीज़ बताए जाए उन सभी को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय यूएसए में नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, IMF, WB, ADB और UNO। यानी कि IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो देखिए IMF जो है इसका भी मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में है। इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक, UNO का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। लेकिन अगर ADB के मुख्यालय की बात करें तो ये मनीला में है। मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में है। कहाँ? फिलीपींस में मनीला है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा CADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मसत्सुगु असाकावा जो है इसके अध्यक्ष है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा CADB। चलिए इन सबका आपको फुल फॉर्म में मैंने बता दिया। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB का वर्ल्ड बैंक, ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक और UNO का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न, आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर और डी बैरोमीटर। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। ठीक, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो जल। ठीक, जल का, ये द्रव का शब्द है, जल ठीक नहीं, द्रव का, ये द्रव का घनत्व है। द्रव का घनत्व हम किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं हम? तो दूध की शुद्धता मापते हैं इससे, दूध की शुद्धता। और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। तो इन सबको भी आप याद रख सकते हैं। हमारा आर्द्रता के लिए क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ठीक, आदमी इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कहा 2011 की जनगणना दशकीय आधार पर कौन सी जनगणना थी? यानी किस नंबर की जनगणना थी? ठीक, तो हमारा सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। किसके समय में? तब मेयो के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना यानी कि हर एक 10 साल बाद कब से शुरू हुआ? तो 1881 ईस्वी से। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। तो इस आधार पर ये पूछ रहा है कि ये किस नंबर का जनगणना था 2015 वाला। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14वीं नंबर का जनगणना था। और इस बार जो 2021 का जो प्रकाशित होगा वो हो जाएगा 15वां नंबर का।
ठीक। तो 2011 की बात की जाए तो 14वां होगा, 2021 वाला बात किया जाएगा तो ये 15वां होगा। हालांकि 2021 वाला का अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? देश लिखा गया, कौन सा राज्य होगा ना। निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम और डी मिजोरम। चलिए मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका म्यांमार, ये म्यांमार है, ठीक। ये पूरा का पूरा एरिया म्यांमार है। तो देखिए नागालैंड कहाँ है जी, किधर गया नागालैंड। देखिए ये रहा नागालैंड, तो नागालैंड सीमा बना रहा है, मणिपुर भी सीमा बना रहा है, मिजोरम भी सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बना रहा है। लेकिन यहाँ पे असम जो है सीमा नहीं बना रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। असम जो है ये असम जो है ये म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। और इसकी राजधानी क्या थी उस समय, तो रंगून थी। और इसी पे गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा हिंदी फिल्म में, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, ठीक। तो इस बात से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि जो म्यांमार है उसका प्राचीन नाम बर्मा था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून थी, ठीक। और इससे और रंगून से एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो बहादुर शाह द्वितीय था उसको अंग्रेजों ने रंगून ही भेजा था और वहीं पे इसको पेंशन देकर रंगून भेज दिया और वहीं पे जाकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारा ए किसान घाट, बी शांति वन, सी अभय घाट और डी विजय घाट, ठीक। इसका आप आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अभय घाट। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है, अभय घाट नाम है, ठीक। किसान घाट की बात की जाए तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट, ठीक। बी जो है शांतिवन, शांतिवन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन सा है, शांतिवन है, ठीक। और डी जो है विजय घाट, ये लाल बहादुर शास्त्री जो है, लाल बहादुर शास्त्री उनका जो है ये समाधि स्थल है। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? ये भी आपका ज्योग्राफिकल क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी मेघालय और डी त्रिपुरा। चलिए इन सभी को भी हम देख लेते हैं मैप के थ्रू ही। तो मैप नहीं लगा है, चलिए इसे देख लीजिए। कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, ठीक। तो मेघालय सीमा साझा करता है, असम सीमा साझा करता है, मिजोरम सीमा साझा करता है, त्रिपुरा सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है। तो कौन नहीं करता है, तो देख लीजिए पश्चिम बंगाल भी इसमें है, सिक्किम इसमें है, नहीं है। तो सिक्किम यानी कि इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक। तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, तो 6। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 है। अगर सबसे पहली करें यानी सबसे पुरानी भाषा कहें, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, ठीक। और अगर न्यूनतम भाषा की बात करें कि सबसे नया कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़िया। सबसे नया नवीनतम हो जाएगा हमारा उड़िया। टोटल कितनी भाषाएं हैं, 6, जिसमें तमिल जो है वो सबसे पुराना है और उड़िया जो है सबसे नया है। और कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो और आप जान लीजिए। तमिल हो गया, तेलुगु है, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, कन्नड़, ठीक। उसके बाद मलयालम हो जाएगा, मलयालम। कितना हुआ, 5 हुआ, एक और बच गया संस्कृत, संस्कृत, ठीक। तो ये आपकी 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम और संस्कृत। ये 6 भाषाएं जो है आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसमें आपका हिंदी जो है यानी कि हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी में मुख्यतः होती है, क्या होती है? ऑप्शन है ए मीथेन ईथेन, बी मीथेन प्रोपेन, सी प्रोपेन ब्यूटेन और डी मीथेन ब्यूटेन। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है मुख्य रूप से एलपीजी में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
10वां प्रश्न, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? समाप्त कर दिया है। ऑप्शन है हमारा ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी कजाकिस्तान और डी दक्षिण कोरिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, कजाकिस्तान ने हाल ही में कुछ समय हुआ, इसने क्या क्या है, मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। यानी कि किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में इन्होंने माना है कि मृत्यु दंड जो है एक अमानवीय कार्य है, तो इसलिए मृत्यु दंड को समाप्त नहीं मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ये गलत है। इन्होंने मृत्यु दंड को क्या क्या समाप्त कर दिया, तो लोग का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में ए नागोजी, यहाँ पे गलत दिखा है, नागोजी होगा, नागोजी इंकोजा इवेला, एंटोनियो गुटारेस, डेविड वल्पास और असाकावा। तो आंसर हो जाएगा ए नागोजी ओकाजा इवेला जो है ये स्त्री है, महिला है और ये WTO की क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक, एंटोनियो गुटेरेस की बात करें तो UNO के अध्यक्ष है, डेविड वल्पास जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, मकसद सुगु असाकावा जो है ADB के अध्यक्ष है। इन सब चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेगा हम, 12वां प्रश्न, केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी तक तो क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये बच्चा जान चुका है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखिए, ए जुआरी, बी पंपा, सी वानसागर और डी पेरियार। अधिकतर लोग इसमें आंसर मान देंगे पेरियार, जो कि गलत होगा। सही आंसर होगा पंपा। जो सबरीमाला मंदिर है ये पंपा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोग का आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सर्दी हो गया है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नील दर्पण का लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारा ए दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और नवीन चंद्र सेन। सही आंसर हो जाएगा दीन बंधु जो है ये नील दर्पण के लेखक है। ठीक, तो चलिए हमारा आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने एक नाटक के थ्रू इस नील दर्पण के में जो नाटक था, पुस्तक था, उसमें इन्होंने जो नील के किसान थे, नील की खेती करने वाले किसान, उनकी दुर्दशा को इन्होंने दिखाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां प्रश्न, बजट का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110 और किसी में नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, किसी में नहीं। यानी कि बजट शब्द का जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट, देखिए बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट जैसा ही एक शब्द है जिसको कहते हैं, अब अनुच्छेद 12 में है, जिसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को बजट कहा जाता है, लेकिन बजट का ये उल्लेख नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा कि संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आदमी बजट कहता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट की चर्चा नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, जिसको बजट के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 108 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन। ठीक, उसके बाद बात करें अनुच्छेद 110। ठीक, तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा की गई है, धन विधेयक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 15वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? थोड़े देर पहले ही आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, स्थापना किया था इन्होंने। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, तो ये तो होगा नहीं आंसर। दूसरा क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे फर्स्ट मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम और ओवरऑल थर्ड थे। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये तीसरे थे, यानी कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजमूदार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1916 ईस्वी में इन्होंने सूरत का जो अधिवेशन, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल
नरम दल और गरम दल एक हुए थे, इन दोनों का पैचअप हुआ था। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा ए सैम्पेन, बी जारवा, सी ओंग और डी मुंडा। तो दोस्तों सैम्पेन, जारवा और ओंग ये तीनों की तीनों जो जनजातियां हैं ये आपको अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मुंडा जनजाति आपको अंडमान निकोबार में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा डी, मुंडा जो है इसका सही आंसर होगा। मुंडा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सॉरी किस नदी, गलत लिखा है, किस राज्य में होगा, किस राज्य, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारा ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में जो है अलमाटी बांध स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न एक पुस्तक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक, पुस्तक क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखा है? एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? ऑप्शन है ए उज्जित पटेल, बी श्री पन्नू, सी जयंत कृष्ण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ए उज्जित पटेल ने इस पुस्तक को लिखा है, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, शक्तिकांत दास के पहले यही RBI के गवर्नर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 19वां प्रश्न। बोनालू महोत्सव यानी कि बोनालू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल और डी तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना से बोनालू महोत्सव जो है संबंधित है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अब, सांगली हल्दी के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया? सांगली हल्दी एक हल्दी का प्रकार है, ये किस राज्य को इसका GI टैग दिया गया है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र को सांगली हल्दी के लिए GI टैग दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन है ए चीन, बी ब्राजील, सी यूक्रेन और डी भारत। सही आंसर हो जाएगा ए चीन। चीन जो है तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि भारत में तंबाकू कौन लेके आए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग जो थे वो भारत में तंबाकू को लेकर आए थे। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां प्रश्न। चिनूक क्या है? ऑप्शन है ए हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, पनडुब्बी है या ड्रोन है। तो बहुत ही इजी प्रश्न, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए हेलीकॉप्टर। चिनूक एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न। 10 रुपए के नोट पर निम्न में से कौन सा चित्र छपा है? ऑप्शन है ए हमारा लाल किला, बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, सी रानी का बाव और डी मंगलयान। ठीक, तो हम देख लेते हैं लाल किला पर कौन सा है। तो लाल किला जो है ये 500 रुपए के नोट पे है। ठीक, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर है। रानी का बाव जो है 100 रुपए के नोट पर है। और मंगलयान जो है ये 2000 रुपए के नोट पर है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपए के नोट पे पूछ रहा है तो बी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये 10 रुपए के नोट पे है। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हमारा ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी हॉकी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। विजडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट से। और ये विजडन ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में खेला जाता है? तो याद इसको भी याद रखिएगा, इंग्लैंड और सॉरी गलत लिखा गया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाता है। ये वेस्ट इंडीज के बीच में इस विजडन ट्रॉफी के लिए मैच होता है। और किस थीम होता है, मतलब कि किस फॉर्मेट में? तो टेस्ट मैच होता है। ठीक, तो विजडन ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। किन दो देशों के बीच खेला जाता है? तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जाता है। किस फॉर्मेट का है? तो टेस्ट फॉर्मेट का है, याद रखेगा। और हाल ही में कल जो है यानी कि जो भारत जो है
सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गया, बुरी तरह से हार कर बाहर हुआ। ठीक, तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे आने वाला समय में पूछ सकता है कि भारत 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप में किस देश से है सेमीफाइनल में हार कर बाहर हुआ, तो आंसर हो जाएगा हम लोग कहाँ पे, कौन, इंग्लैंड। चलिए उसको यहीं पे मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड से हारा। मैच कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भी किस मैदान में हुआ था, तो एडिलेड का मैदान था। ठीक, और देखिए भारत का मैच हारने का सबसे बड़ा कारण रहा भारत की जो थी खराब माइंडसेट। क्योंकि भारत बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा था, डिफेंसिव नहीं खेलना चाहिए था। सबको पता था कि इंग्लैंड जैसे टीम के सामने अगर आप 200 स्कोर नहीं बनाएंगे पहले बैटिंग करते हुए, तो आपको धो डालेंगे, जबकि आपकी बॉलिंग कमज़ोर है। पहली गलती तो यहाँ पे थी। तो इन लोगों का जो इस शुरुआत में प्यार जो करते हैं 6 ओवर में पूरा पावर प्ले का जो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं किए। और दूसरा कारण मेरे अनुसार मानता हूँ कि दूसरा कारण था युजवेंद्र चहल को नज़रअंदाज करना। युजवेंद्र चहल को उन्होंने खिलाया ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसको नहीं खिलाएंगे, यही सोच कर रखा था इन लोगों ने। जबकि उन लोगों के लेग स्पिनर ने बहुत कमाल किया, इधर लेग स्पिनर बेंच पर बैठा हुआ था। ठीक, ऋषभ पंत को भी खिलाया इन लोगों ने, तो कब खिलाया, जब मतलब लेकर आए थे क्या कि हम जो उससे आदिल रशीद है उसके लिए काउंट, मतलब उसको एक ठोकेगा, हाँ उसको भेजा सब कब, लास्ट के 19वां ओवर में। ठीक, तो ये सब मुख्य कारण है। लेकिन कुछ लोग जो है गाली गलौज भी कर रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि मैच फिक्स था, यही सब बहुत गलत बात है, सब बात को आप नहीं मानिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, अब इसको कहीं पर समाप्त करते हैं। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कल विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। दूसरा का अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस 31 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, विश्व मलेरिया दिवस जो है 26 अप्रैल को नहीं बल्कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब बाकी विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को बिल्कुल सही है। और विश्व शांति दिवस 31 सितंबर को बिल्कुल सही है। इसी दिन राजीव गांधी की जो हत्या हो गई थी, और उसी के लिए यहाँ पे विश्व शांति दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका सी, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा आपका सेशन, जो कि उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का आईडी भी है, अगर चाहें तो आप उसको वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। आपके एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो भी आप अपना सुझाव देना चाहें बिल्कुल दीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही का है, भर दीजिए उसको। चलिए आपसे विदा लेता हूँ।